हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अरुण क्लासेस में। साथियों, जैसे कि आप विगत में अवगत होंगे ही, मैं अरुण कुमार आर्य चर्चा करता हूं हर रोज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो साथियों, आज है 13 जनवरी और आज हम चर्चा करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं आज की अपनी प्रश्न श्रृंखला की। और प्रश्न श्रृंखला शुरू होने से पहले आपका और हमारा भारतीय तिरंगा आपकी स्क्रीन पर। चलिए साथियों, बढ़ते अपनी पहली खबर के रूप में। हमारी पहली खबर क्या है? ठीक है साथियों, हमारी पहली खबर क्या है? तो हमारी पहली खबर है 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। हमने क्या मनाया है 12 जनवरी को? हमने मनाया है राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसकी थीम रही है विकसित युवा विकसित भारत। साथियों, मैंने अभी थोड़ा सा करंट अफेयर का पैटर्न थोड़ा चेंज कर लिया है। इसमें सबसे पहली सुविधा तो आपको देखने को ये मिलेगी, केवल 10 पीडीएफ है। तो आपको केवल 10 ही पेज डाउनलोड करने और सारी जानकारी इस पीडीएफ में समाहित है। तो हमने 12 जनवरी को क्या मनाया है? राष्ट्रीय युवा दिवस, जिसकी थीम क्या रही है? ये राष्ट्रीय युवा दिवस हमने 2023 तो ये जो थीम है ये 2023 की है, विकसित युवा विकसित भारत। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहां मनाया जाएगा? तो ये मनाया गया है साथियों हुबली कहां पड़ता है? हुबली पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, इस राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो राष्ट्र के प्रतिभाशाली युवाओं को सशक्त बनाना। ठीक है, क्योंकि ये किसके स्मरण में मनाया जाता है साथियों? तो ये मनाया जाता है विवेकानंद जी के स्मरण में। ठीक है, विवेकानंद जी के स्मरण में क्या मनाते हैं हम? 12 जनवरी को, प्रत्येक 12 जनवरी को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस। उठो जागो और तब तक पीछे भागते रहो सफलता के, कि जब तक आप सफल ना हो। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित कब हुआ था साथियों? 1984 में, है ना। विवेकानंद के विषय में हम बात करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में। विवेकानंद जी के बारे में, भारतीय हिंदू दार्शनिक, लेखक, भिक्षु और धार्मिक शिक्षक थे। कौन? विवेकानंद जी। बचपन का नाम नरेंद्र दत्त। ये जरूर पूछ लेता है कि विवेकानंद जी के किसका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। ठीक है, 1896 में उन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। क्या था रामकृष्ण मिशन? तो साथियों, जो रामकृष्ण मिशन था वो क्या था? मतलब एक मिशनरी थी। ये क्या थी? एक मिशनरी थी जिसमें साधुओं और सन्यासियों को संगठित करना था। क्या थी? एक मिशनरी थी। रामकृष्ण मिशन क्या थी साथियों? एक मिशनरी थी। एक मिशनरी थी, एक प्रकार का मठ था। क्या थी? एक मिशनरी थी। इस मिशनरी में क्या होता था? साधुओं संतों को एकत्रित करना। ठीक है, साधुओं संतों को एकत्र करना, साधुओं संतों को एकत्र करना, इन्हें संगठित करना, संतों सन्यासियों को संगठित करना, सन्यासियों को संगठित करना। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था इस मिशन का, कौन सी मिशन का? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन क्या थे? एक मिशनरी थी, एक ऐसी संस्था थी जिस संस्था में साधुओं संतों सन्यासियों को संगठित करने का काम किया था विवेकानंद जी ने। ठीक है, 1893, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1893 में इन्होंने शिकागो कहां पड़ता है? यूएसए, अमेरिका में पड़ता है, विश्व धर्म सम्मेलन में प्रतिभाग लिया था। और वहां पहुंचकर जब इन्होंने अपने भाषण के पहले शब्द बोले थे कि अमेरिका में रह रहे मेरे भाइयों और बहनों, तो वो जो धर्म सम्मेलन था, जो वो भीड़ थी, वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी थी। ठीक है साथियों, तो हमने 12 जनवरी को क्या मनाया है? राष्ट्रीय युवा दिवस। इंपॉर्टेंट क्या है इसका? इंपॉर्टेंट है साथियों इसकी थीम। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? इसकी थीम। बढ़ते अपनी खबर दूसरी के रूप में। खबर दूसरी है हमारी सारंग 2023। क्या है सारंग 2023? इसके विषय में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, सारंग 2023 एक प्रकार का भारत का दूसरा सबसे बड़ा छात्रों के द्वारा संचालित वार्षिक महोत्सव है। छात्रों के द्वारा, जैसे आप अपने कॉलेज में देखते होंगे, आपके कॉलेज में एनुअल फंक्शन होते हैं, वार्षिक उत्सव। ठीक है, तो ये आईआईटी मद्रास के छात्रों द्वारा मनाए जाने वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? सांस्कृतिक महोत्सव है। अब ये प्रश्न पूछ लेता है कि सारंग किससे संबंधित है? सारंग 2023 क्या है? कभी ऑप्शन में आ गया कि वायुयान है, कोई मिसाइल है, ठीक, किसी व्यक्ति का नाम है, कोई कैंपेन है। तो सारंग 2023 क्या है? वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है। किसके द्वारा? आईआईटी मद्रास छात्रों द्वारा
ये वार्षिक उत्सव मनाया गया है। 2 वर्ष के पश्चात चूंकि लॉकडाउन लग गया था तो आईआईटी मद्रास में आयोजित किया गया है। सारंग दूसरा सबसे बड़ा पुराना कॉलेज फेस्टिवल है। जो सारंग फेस्टिवल है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुराना क्या है, कॉलेज फेस्टिवल। मुख्य विषय रहा है इसका मिस्टिक ह्यूज। क्या रहा है साथियों, मिस्टिक ह्यूज, यानी कि अपनी परंपरा के साथ अपने रंगों को संजोए रखना, यानी कि परंपरा के साथ। इसका मतलब क्या है साथियों, इसका मतलब है परंपरा के साथ रंगों को संजोना, परंपरा के साथ रंगों को जोड़ना, परंपरा के साथ रंगों को जोड़ना। रंग के मैं दूसरा कलर ले लेता हूं। परंपरा के साथ रंगों को जोड़ने के उद्देश्य से इसका मुख्य विषय रहा है रंगों को जोड़ना। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति में रंगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं रंगों से ही जुड़ी है। तो अपनी संस्कृति को रंगों से जोड़ने के उद्देश्य से आईआईटी मद्रास के छात्रों ने इस सांस्कृतिक महोत्सव का, इस वार्षिक महोत्सव का मुख्य विषय चुना। ठीक है साथियों, चलिए बात करते हैं अपनी खबर तीसरी के रूप में। क्या है खबर तीसरी है एमबी गंगा। क्या है एमबी गंगा, लग्जरी क्रूज। ये विश्व का पहला, साथियों विश्व का पहला सबसे लंबा नदी क्रूज है। क्रूज तो आप जानते होंगे, देखिए ये है क्रूज, ये क्या है क्रूज, जिसको आप शिप बोलते हो ना, शिप एक्चुअल में क्या होता है, ये क्या होता है साथियों, ये क्रूज होता है। क्या, क्रूज। ठीक है, जिसको आप शिप बोलते हो ना, ये क्रूज। क्योंकि शिप में मतलब बहुत सारे लोगों की संख्या होती है, लेकिन क्रूज में कुछ चुनिंदा लोगों की संख्या होती है। तो इस क्रूज में जो है साथियों केवल 34 लोग ही बैठ सकते हैं। ठीक है, बैठने की क्षमता कितनी है साथियों, इसमें केवल 34 बैठने की क्षमता, बैठने की क्षमता कितनी है, 34 लोगों के बैठने की क्षमता है। ठीक है साथियों, केवल इसमें 34 लोग ही बैठ सकते हैं इस क्रूज में। ठीक है, ये विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है, जो कि 13 जनवरी को यानी कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में इसको लॉन्च करेंगे, इसको हरी झंडी दिखाएंगे। ठीक है, पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे वाराणसी में। 51 दिनों में ये 3200 किलोमीटर की यात्रा करेगा। 51 दिनों में ये 3200 किलोमीटर की लंबी यात्रा करेगा वाराणसी से होकर के। ठीक है, ये असम डिब्रूगढ़ तक होते हुए पूरे पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश का चक्कर लगाते हुए वाराणसी भारत से बांग्लादेश की 27 नदियों को पार करके डिब्रूगढ़ असम पहुंचेगा ये क्रूज। ठीक है, तो विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज हो गया है। विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज मतलब सबसे लंबी नदी दूरी तय करने वाला क्रूज कौन सा, एमबी गंगा ब्लास लग्जरी क्रूज, एमबी गंगा ब्लास लग्जरी क्रूज। तो इसको याद रखना है, अभी पूछ लेगा कि विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज कौन सा है, तो कौन सा है, एमबी गंगा, एमबी गंगा ब्लास लग्जरी क्रूज। ठीक है, 50 पर्यटन स्थलों का ये दौरा करेगा। नेक्स्ट खबर क्या है, पृथ्वी सेकंड। अभी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। कहां से परीक्षण किया गया है, ओडिशा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र। ये कई बार पूछ लेता है कि परीक्षण केंद्र कहां पर है ना, चांदीपुर परीक्षण केंद्र कहां पर है, तो साथ ही उसको कहां से प्रक्षेपित किया गया है, इसको प्रक्षेपित किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र से। कहां से, उड़ीसा के चांदीपुर परीक्षण केंद्र से पृथ्वी सेकंड मिसाइल का परीक्षण किया गया। पृथ्वी सेकंड क्या है, एक SRBM है। SRBM का मतलब होता है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज यानी कि कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। तो SRBM की श्रेणी में आती है कौन सी, पृथ्वी सेकंड। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है कौन सी, पृथ्वी सेकंड। ठीक है, वजनी कितनी है, 1 टन पेलोड वजनी है, यानी कि 1 टन पेलोड इसको ले जाया जा सकता है इसके माध्यम से। ठीक है, मारक क्षमता है इसकी 350 किलोमीटर दूरी की इसकी मारक क्षमता है। ठीक है साथियों, मैं बात करूंगा डीआरडीओ, क्योंकि इसने किसने बनाया इसको, डीआरडीओ ने ही बनाया है। ठीक है, डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके सेक्रेटरी सचिव पूछ लेता है कभी कभी, है ना, कि हाल ही में डीआरडीओ के सचिव कौन है। ये सचिव क्या है, 2023 के हैं, सचिव 2023 के। तो कौन है, एसवी कामत, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, डीआरडीओ के सचिव कौन है साथियों, ये एसवी कामत। मुख्यालय कहाँ है डीआरडीओ का, नई दिल्ली। और डीआरडीओ का गठन कब हुआ था, 1985। डीआरडीओ का गठन कब हुआ था, 1985 में डीआरडीओ का गठन हुआ था। अगली खबर है हमारी, खबर 5 है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना है पीएम गरीब कल्याण योजना।
ठीक है, मुफ्त खाद्यान्न योजना है, क्रियान्वयन कब से होगा इसका? 1 जनवरी 2016 से इसका क्रियान्वयन होगा। ये 2016 नहीं है, ये क्या साथियों? 1 जनवरी 2023, 1 जनवरी 2023 से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है साथियों, 1 जनवरी 2023, मैं इसको 2023 लिख देता हूं। ठीक है, आपको पीडीएफ में जो मिलेगा वो 2023 ही मिलेगा। तो इसका क्रियान्वयन 1 जनवरी 2023 से किया गया है। ये पेन थोड़ा सा पतला हो गया है, मैं मोटा ले लेता हूं। 2023, ठीक है साथियों, 2023 से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। मैं इरेज कर देता हूं, 1 मिनट रुकिए बस आप। 1 जनवरी 2023 से इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की मैं बात कर रहा हूं साथियों। किसकी बात कर रहा हूं? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की। ठीक है, इसमें लाभान्वित लोग कितने हैं? लगभग के 80 करोड़ लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे। लगभग के 80 करोड़ से अधिक लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे। ये एनएफ ऐसे पात्र व्यक्ति ही इसमें वो होंगे, मतलब एलिजिबल होंगे। एलिजिबल कौन होंगे? एनएफ ऐसे पात्र व्यक्ति। एनएफ ऐसे क्या है साथियों? एनएफ ऐसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, एनएफ ऐसे क्या है साथियों? मैं लिख देता हूं यहां पर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। तो जो पात्रताएं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में थी, तो उन्हीं पात्र व्यक्तियों को इस योजना का, इस मुफ्त अन्न योजना का, कौन सी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, कौन सा मंत्रालय दे रहा है साथियों इसको? केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय इसको दे रहा है। लाभार्थी मैंने बता दिया कौन होंगे? बीएचएच तथा अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी। पीएचएच क्या होता है? प्राइमरी हाउस होल्ड। प्राइमरी हाउस होल्ड साथियों उसको बोलते हैं जो घर का मुख्य व्यक्ति होता है, जिसके माध्यम से जो घर का बिजली का बिल, राशन का बिल, इन सब चीजों का बिल पे कर रहा होता है, तो उसको घर का प्राइमरी हाउस होल्ड मान लेते हैं। क्लियर हुआ? तो जो प्राइमरी हाउस होल्ड है उसको इस योजना का लाभ मिलेगा, और अंत्योदय अन्न योजना के जो लाभार्थी हैं उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। मिलेगा क्या क्या? 1 महीने में प्रति व्यक्ति को 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा, गेहूं या चावल, और 1 किलो पसंदीदा दाल मिलेगी। ठीक है साथियों, क्लियर हुआ? ये हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये लागू क्या इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट इसमें यह कि क्रियान्वयन कब से होगा इसका? 1 जनवरी 2023 से। पात्रताएं कौन होंगी? एनएफएसए एक्ट 2013 की जो पात्र व्यक्ति होंगे, उन्हीं पात्र व्यक्तियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। खबर 6 है हमारी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? 28 फरवरी को मनाया जाएगा। लेकिन आज चर्चा में क्यों है? क्योंकि साथियों जो इसके विज्ञान मंत्री हैं, ये केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने विज्ञान दिवस के मौके पर क्या इसका नई थंबनेल और इसका लोगो और थीम जारी करी है। इसकी थीम और लोगो जारी करा है, जो हम 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाएंगे। तो उसकी जो थीम रखी है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या इंपॉर्टेंट है साथियों? इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग इसकी थीम है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी थीम जारी करी है। रमन प्रभाव की खोज के लिए 28 फरवरी को मनाते हैं। तो 28 फरवरी को क्यों मनाते हैं? क्योंकि रमन इफेक्ट हुआ था। रमन इफेक्ट मतलब, रमन प्रभाव मतलब फोटोन कणों के लचीले वितरण के विषय के बारे में जानकारी देता है रमन प्रभाव। तो रमन प्रभाव की खोज किसने करी? साइंटिस्ट सीवी रमन ने। ठीक है साथियों, चलिए 28 फरवरी को क्या मनाते हैं हम? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। इसकी जो थीम जारी करी है 2023 के लिए, वो क्या जारी करी है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। 7वीं खबर हमारी है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी हो गया है। पासपोर्ट इंडेक्स कौन जारी करता है? हेनले। हेनले की भी एक संस्था है। हेनले कहाँ की है? यूएसए की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो हेनले तो नाम से जारी करता है, लेकिन जो संस्था है वो है इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेनले एंड पार्टनर्स। इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेनले एंड पार्टनर्स इसको जारी करती है। किसको? हेनले की पासपोर्ट को। अच्छा, जारी क्यों किया जाता है? जिस देश का सबसे मजबूत पासपोर्ट होता है, जिस देश का सबसे मजबूत पासपोर्ट होता है, मजबूत पासपोर्ट का क्या मतलब है? जो देश
अन्य देशों में सर्वाधिक मुफ्त वीजा प्रोवाइड करा रहा है। इट्स मीन, इसका मतलब हुआ कि उस देश का पासपोर्ट सबसे अधिक मजबूत है। अब जापान ने इसमें प्रथम रैंक हासिल करी है, इसका मतलब यह हुआ कि जापान अन्य देशों में, अपने देशों के जो लोग हैं उन्हें अन्य देशों में जाने के लिए मुफ्त वीजा दे रहा है। तो कितने देशों में भी मुफ्त वीजा दे रहा है, तो जितने ज्यादा अधिक देश होंगे तो उतना ही उस देश का मजबूत पासपोर्ट होगा। तो ये जो है 193 जापान, देखिए पहली रैंक पर कौन रहा है, जापान रहा है। तो जापान का कारण क्या है कि भाई जापान पहली रैंक पर रहा है, तो कारण है 193 देशों को वैश्विक गंतव्यों से वीजा मुक्त रखा है। जापान के लोग 193 देशों में मुफ्त वीजे में जा सकते हैं, इसलिए जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे मजबूत रहा है। तो पहली रैंक किसकी है, जापान की। दूसरी रैंक पर संयुक्त रूप से कौन आया है, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। सिंगापुर और दक्षिण कोरिया ये संयुक्त रूप से दूसरे रैंक पर आए हैं। पहली रैंक पर कौन है, जापान। फर्स्ट रैंक कौन है, जापान। सेकंड पोजीशन कौन है, संयुक्त रूप से सिंगापुर और दक्षिण कोरिया। अब बात करेंगे भारत की। अब किसकी बात करेंगे रैंक में, भारत की। तो भारत का 85वां स्थान रहा है 2023 में और भारत का 83वां स्थान रहा था 2022 में। चीन जो हमारा पड़ोसी देश है उसका 66वां और पाकिस्तान जो हमारा अत्यंत पड़ोसी देश है और बहुत ही मित्र देश है तो उसका स्थान 106वां रहा है। क्लियर हुआ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहला क्रम जापान का, पहला क्रम जापान का, दूसरा क्रम संयुक्त रूप से किसका, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया का। ठीक है। और भारत का 85वां स्थान रहा है 2023 में और 83वां स्थान रहा था 2022 में। क्लियर हुआ साथियों। चलिए हमारी 8वीं खबर है सहर्ष पहल। सहर्ष पहल क्या है, ये शिक्षा के मामले से जुड़ी हुई है। शिक्षा को प्रमोट करना है कहाँ की, कर्नाटक की, सॉरी त्रिपुरा की। शिक्षा जो सहर्ष पहल है वो कहाँ की है, किस राज्य की है, त्रिपुरा की है। सभी सरकारी और गैर सरकारी इस प्राप्त सहायता स्कूलों में इस पहल को लॉन्च किया गया है। विशेष शिक्षा कार्यक्रम है ये, पायलट परियोजना के आधार पर प्रारंभ है। त्रिपुरा सरकार ने शिक्षा विभाग में सुधार करते हुए बहुत सारे स्कूलों को प्रशिक्षित किया है इस पहल के द्वारा। किसके, त्रिपुरा सहर्ष पहल के द्वारा। तो सहर्ष पहल शिक्षा को प्रमोट करने के लिए, शिक्षकों में शिक्षा को प्रमोट करने के लिए, नए नए कार्यक्रम, नए नए इनिशिएटिव करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटक राज्य ने प्रारंभ करी है, तो सॉरी त्रिपुरा राज्य ने प्रारंभ करी है सहस्त्र पहल। ठीक है साथियों, सहस्त्र पहल। चलिए हमारी नवी खबर है जादूनामा। जादूनामा क्या है, जादूनामा एक पुस्तक है। क्या है जादूनामा, एक पुस्तक है। जादूनामा क्या है साथियों, एक पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, किसके द्वारा रचित है, अरविंद मंडलोई के द्वारा। कौन सी पुस्तक, जादूनामा को किसने लिखा है, अरविंद मंडलोई ने। ये है जावेद अख्तर, ये बॉलीवुड एक्टर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टर हैं, ठीक। तो ये इनकी जीवनी पर आधारित है जादूनामा। चूंकि इनके जो जावेद अख्तर हैं इनके बचपन का नाम जादू था, तो एक्चुअल में अरविंद मंडलोई ने इनको इनके नाम के ऊपर एक पुस्तक का विमोचन कर दिया। तो कौन सी पुस्तक है, जादूनामा। किसकी पुस्तक है, ये जावेद साहब की पुस्तक है, ठीक है। और लिखी किसने, अरविंद मंडलोई ने। किसने लिखी है, अरविंद मंडलोई ने। अगर मैं बात करूं कुछ अन्य पुस्तकों की, अगर मैं साथियों बात करूं कुछ अन्य पुस्तकों की, तो फिट एट एनी एज, किसी भी एज में फिट रहो, ये लिखी है एयर मार्शल पीवी अय्यर साहब ने। एयर मार्शल पीवी अय्यर साहब ने। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा, मिरेकल ऑफ फेस योगा, ये लिखी है मानसी गुलाटी ने। ठीक है। तीसरी पुस्तक है द लाइट वी कैरी, जितना एक प्रकाश जितना हम कैरी कर सकते हैं, ये लिखी है मिशेल ओबामा जी ने, है ना। अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट थे बराक ओबामा, तो उनकी वाइफ है मिशेल ओबामा। एक पुस्तक, महत्वपूर्ण पुस्तक है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। ये किसने लिखी है, गौतम बोरा की पुस्तक है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। ठीक है। तो ये नवंबर और दिसंबर माह की प्रमुख पुस्तकें थी। आज की हमारी अंतिम खबर है खबर 10, 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिए गए हैं। कौन से, 80वें, ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो साथियों ये दिए जाते हैं अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में। अभी हाल ही में दिए गए हैं
प्रदत्त संस्था है, कौन सी संस्था देती है इनको? हॉलीवुड प्रेस एसोसिएशन अमेरिका। हॉलीवुड प्रेस एसोसिएशन अमेरिका 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए हैं। अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविजन क्षेत्र में इन पुरस्कारों को दिया जाता है। तो प्रमुख क्यों रहे हैं? क्योंकि पहली बार एशिया की पहली मूवी का सॉन्ग जो है वो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया है। तो कौन सा सॉन्ग चुना गया है? RRR मूवी है, उसका सॉन्ग है नाटू 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 रे, है ना। वो नाचू नाचू है एक्चुअल में जो शब्द है, लेकिन उस वहां की लैंग्वेज में क्या है? नाटू नाटू। तो नाटू नाटू सॉन्ग है RRR मूवी का। कौन सी मूवी का? RRR मूवी का। SS राजमौली द्वारा ये डायरेक्टेड मूवी है। तो इसके डायरेक्टर कौन है? SS राजमौली। SS राजमौली द्वारा डायरेक्टेड साउथ की फिल्म है, सबसे बहुत अच्छी मूवी है RRR। तो उसका सॉन्ग है नाटू नाटू। तो नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग चुना है किसने? 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड द्वारा। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में जो एशिया की मूवी का ये सॉन्ग चुना गया है। ओरिजिनल सॉन्ग, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू। कौन सी मूवी का? RRR मूवी का। इसमें एक्टर कौन थे RRR मूवी में? एक तो रामचरण थे और दूसरे थे एनटी रामाराव जूनियर। दो इसमें एक्टर थे इस मूवी में, RRR मूवी में। तो साथियों, इसी के साथ हमारी 10 खबरें समाप्त हुई। ये खबरें आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगी। आज की ये जो पीडीएफ थी या फिर ये जो आज का जो सेशन था ये कैसा रहा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहले से क्या सुधार आया है, क्या सुधार करना चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो सेशन को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।